हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2022 का एग्ज़ाम था। परीक्षा थी आपकी 2021 की, लेकिन आपका एग्ज़ाम यह 23 जनवरी 2022 को हुआ था। क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो परीक्षा थी वह निरस्त कर दी गई थी। पेपर आपका लीक हो गया था। लीक होने की वजह से परीक्षा है रद्द कर दी गई। उसके बाद में पुनर्परीक्षा हुई, यानी कि री एग्ज़ाम दोबारा से हुआ। वह 23 जनवरी 2022 को हुआ था। तो हम 23 जनवरी 2022 वाले एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी को। सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। जो यूपी टेट है आपका, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको इसमें 150 ही मिनट मिलते हैं। और इसमें नो नेगेटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सभी क्वेश्चंस करके आने हैं और आपको अभी से थोड़ा सा अपनी तैयारी को करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कंटिन्यू कराया है, सभी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। तो पहले हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें, उसके बाद फिर हम अन्य सब्जेक्ट के भी करेंगे। चलिए समझते हैं। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं और 30 को आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है, यानी कि कॉम्बैट क्या है। कॉम्बैट की बात करते हैं तो कल्पना है, संवेग है, या मूल प्रवृत्ति है, या चिंतन है। क्या है युयुत्सा, क्या है। मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको मैकडूगल का सिद्धांत पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मैकडूगल के सिद्धांत से 2 क्वेश्चन बने हैं। आपके यूपी टेट में 2 क्वेश्चन बने थे मैकडूगल के सिद्धांत से। तो चलिए समझते हैं। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा क्या है, न ही कल्पना है, न ही संवेग है, न ही चिंतन है। क्या है युयुत्सा, एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। जो किसने दी है, मैकडूगल ने। किसने दी है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को दिया है। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे मैकडूगल के सिद्धांत से कि मैकडूगल की कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट आएगा मैकडूगल का, ठीक। और एक और यह पूछा था कि युयुत्सा क्या है, तो युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। कितनी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। किसने दी हैं, मैकडूगल ने उन मूल प्रवृत्तियों को दिया है। तो इस वीडियो में हम सभी मूल प्रवृत्तियों को नहीं बता सकते हैं, आप मैकडूगल वाले सिद्धांत को देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें मैंने सभी को मेंशन किया है। अब बात करते हैं बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। यानी कि बालकों के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है, चलिए समझते हैं। शारीरिक तत्व प्रभावित करता है, या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व प्रभावित करता है, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व। यानी कि बच्चों के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है, बच्चा समाज में रह रहा है तो सामाजिक विकास को समाज ही प्रभावित करता है। सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट ही प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। आपका राइट आंसर है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम
निम्नलिखित में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक नियम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका सीटेट में भी क्वेश्चन बनता है और आपका यूपीटेट में पूछा ही गया है, आपको पता होना चाहिए। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए समझते हैं। द्रुतगामी विकास का नियम है, अनियमित विकास का नियम, या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसमें शारीरिक विकास की बात करता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, यानी कि शारीरिक विकास का एक नियम है। कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, क्योंकि इसमें बच्चों के शारीरिक विकास की बात होती है और एक बहुत ही प्रमुख यह नियम है, क्योंकि इसमें बच्चे हैं वह बाल्यावस्था में, यानी कि 6 से 9 वर्ष की अवस्था में, बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष के अवस्था में बच्चे क्या हैं? बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, यानी कि उनके शरीर का विकास बहुत ही फास्ट होता है। किसमें? 6 से 9 वर्ष की अवस्था में। तो शारीरिक विकास का एक नियम है। कौन सा है? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ या द्रुतगामी विकास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, यानी कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांत से, यानी कि डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको सभी विकास के सिद्धांतों के विषय में पता होना चाहिए। या तो आपको नहीं वाले दे देगा तो आपको पूछेगा कौन सा है। आपको इसमें पूछा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? आपको सभी सिद्धांत दिए हैं लेकिन एक नहीं है, वही आपका राइट आंसर है। तो चलिए समझते हैं। पहला है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। दूसरा आता है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर है कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसमें नहीं है। जब आपको सभी सिद्धांतों के विषय में पता होगा, विकास के सभी सिद्धांतों के विषय में पता होगा, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। चलिए सबसे पहला आता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। आपको नोट करके लिख लेना है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। और यही, यानी कि आपके यहीं तक हो जाते हैं। टोटल कितने हैं? 7 सिद्धांत हैं। दोबारा से समझिए 7 सिद्धांत कौन कौन से हो जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, टोटल 7 सिद्धांत हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसमें से ही आपका एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो मेरिडिस का है, हरलॉक का है, गेसेल का है, या डगलस और हॉलैंड का है? तो राइट आंसर बताना है आपको कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक का कथन है कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसका कहना है? हरलॉक का कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, यानी कि जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम
प्रयोजनपूर्ण है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था, वनमानस पर प्रयोग किया था। तो वह अपने सिद्धांत से क्या दिखाना चाहते थे, यानी क्या सिद्ध करना चाहते थे। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। यहाँ तक बात क्लियर, यानी कि सभी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करना, यह सिद्ध करना चाहते थे कोहलर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें, क्योंकि आपने पढ़ी है सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में पंचपद प्रणाली के विषय में पढ़ा है। तो आपको राइट आंसर बताना है, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी या ब्लूम ने। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी है, हर्बर्ट ने पंचपद प्रणाली के विषय में बताया था। ठीक, पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली के विषय में किसने बताया था? हर्बर्ट ने। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचपद प्रणाली के विषय में जानते हैं कि कौन सी 5 प्रणाली थी, यानी कि 5 पद वाली प्रणाली थी। तो पहली आ जाती है आपकी, आप नोट करके लिख लेना, प्रस्तावना। क्या आ जाती है? प्रस्तावना। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी आ जाती है आपकी प्रस्तुतिकरण। क्या आ जाती है? प्रस्तुतिकरण। थर्ड आती है आपकी तुलना। फोर्थ आ जाती है आपकी व्यवस्था। पांचवी आती है आपकी, 5 प्रणालियां दी थी, पांचवी आती है मूल्यांकन। पंचपद प्रणाली किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है। पहली इसमें पंचपद प्रणाली के विषय में बात करते हैं कि कौन कौन सी पंचपद प्रणाली है। पहली आ जाती है प्रस्तावना, दूसरी होती है प्रस्तुतिकरण, तीसरी होती है तुलना, चौथी होती है व्यवस्था और पांचवी होती है मूल्यांकन। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर पूछा है, ना कि व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व के आधार पर पूछता तो आपका राइट आंसर हो जाता जुंग। कौन हो जाता? जुंग हो जाता। व्यक्तित्व के आधार पर पूछता, लेकिन इसमें पूछा है ग्रंथियों के आधार पर। ग्रंथियों के आधार पर पूछा है तो आपका बताना है, कैनन है, जुंग है, क्रेसमर है, स्प्रेंजर है, कौन है ग्रंथियों के आधार पर? तो इसमें राइट आंसर है कैनन। राइट आंसर है आपका कैनन, क्योंकि ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने चर्चा की है। आयोग ने कैनन को राइट माना है, क्योंकि इसमें कैनन और क्रेसमर दोनों आते हैं, लेकिन आयोग ने कैनन को ही राइट आंसर माना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यानी कि क्रिएटिविटी की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर, यानी कि ध्यान का, ड्रेवहन का, कोल एवं ब्रुस का या क्रो एंड क्रो का। तो यह कथन है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्रो एंड क्रो का। यह कथन है कि क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस तरीके से होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है, यानी कि एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, यानी कि अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप
बच्चों का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, या परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप बच्चों का विकास होता है, या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है BF स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार? BF स्किनर के अनुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इनका कहना है कि बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चा है एक दूसरे से सीखता है, समझता है और उसका अनुकरण करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डॉट 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 ने वर्गीकृत किया है। इस तरीके से घुमाकर के क्वेश्चन पूछा है। एक युयुत्सा वाला क्वेश्चन पूछा था कि युयुत्सा क्या है, आपको उसमें बताना था मूल प्रवृत्ति है, जो मैकडूगल ने दी है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। मूल प्रवृत्तियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 क्वेश्चन बने थे मैकडूगल के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडूगल ने दी हैं मूल प्रवृत्तियां और इन्होंने ही मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से विभाजित किया है, 14 प्रकारों में बांटा है। यहाँ तक राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको अभी परिभाषाएं नहीं कराई हैं। मैं आपको एक वीडियो में परिभाषाओं को बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है परिभाषाओं से, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको परिभाषाओं के विषय में पता होना चाहिए। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको परिभाषाओं को करा दूंगी। ठीक, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर 3 डाम्बेल का। किसका कथन है? डाम्बेल का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसका कहना है? डाम्बेल का। किसका? डाम्बेल का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। किसका नाम? तो रॉस का, गाल्टन का, या क्रो एंड क्रो का, या वुडवर्थ का। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो राइट आंसर है इसमें रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो, या वुडवर्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गाल्टन। किसका कहना है? गाल्टन का कहना है, यानी कि गाल्टन जुड़े हैं किससे? सुजन शास्त्र के पिता से। किससे? सुजन शास्त्र के पिता से कौन जुड़े हैं? गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? किसने? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? मैंने परीक्षण वाली वीडियो करा दी है, आपने उसको नहीं देखा है, व्यक्तित्व वाले चैप्टर में ही मैंने आगे कराया है। चलिए, आर्मी अल्फा परीक्षण की बात करता है, या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की, अशाब्दिक परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण। तो इसमें बताना है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। किसने बताया था? डॉक्टर एस जलोटा ने। किसने? डॉक्टर एस जलोटा ने बताया था। और यह कब बताया था? तो 1964 को। कब बताया था? 1964 में इन्होंने बताया था कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए यह परीक्षण है। कौन सा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसका है? डॉक्टर एस जलोटा का है। कब बताया? 1964 में। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुद्धि के द्विकारक, गलत हो गया है, बुद्धि के द्विकारक
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने बुद्धि वाले चैप्टर में कराया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है उसमें। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बर्नर ने किया है, स्पीयरमैन ने, या थॉर्नडाइक ने, या स्टर्न ने? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पीयरमैन ने किया है। किसने किया है? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है, और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया है। किसने? त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है, और द्विकारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। यहाँ तक बात क्लियर? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोहलर, या गेस्टाल्ट? क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को प्रकट करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी कि परसेप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेप्शन। परसेप्शन कहलाता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी संवेदनाओं का अर्थ होता है, वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैंने आपको कराया है थ्योरी में, तो यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। किसने? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने, या गेस्टाल्ट ने? तो यह किसने किया था कि सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने SR बॉन्ड दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा बॉन्ड दिया था? SR बॉन्ड दिया था। ठीक, कौन सा बॉन्ड दिया था? SR बॉन्ड दिया था थॉर्नडाइक ने। इन्हीं को हम संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसके सिद्धांत के नाम से जानते हैं? संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो थॉर्नडाइक हैं अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, यानी कि इनके 2 नियम थे। पहला था आपका मुख्य नियम, और दूसरा था गौण नियम। इनके नियम कितने थे? 2 थे। पहला था मुख्य नियम, और दूसरा था गौण नियम। तो गौण नियम में इनके 5 नियम थे, और मुख्य नियम में इनके 3 नियम थे। तो मुख्य नियम में कई बार बना है क्वेश्चन कि इनके मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं। पहले यहाँ तक समझ लिया आपने कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने SR बॉन्ड दिया था, यानी SR थ्योरी दी थी, और यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनके 2 नियम हैं। पहला आता है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौण नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं, और गौण नियम में इनके 5 नियम हैं। मुख्य नियम की बात करते हैं तो 3 नियम हैं। मुख्य नियम में कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? तो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम। दूसरा आता है तत्परता, तीसरा आता है आपका प्रभाव। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, और तो आपको पता होगा कि अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, और कौन सा नहीं है। नहीं वाला यहाँ पे दे रखा होगा 4th ऑप्शन में, तो आपको बता देना है कि यह नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, थॉर्नडाइक के 2 नियम हैं, एक है मुख्य और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम है, गौण नियम में 5 नियम है। मुख्य नियम में आता है आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और प्रभाव का नियम।
चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औसत बुद्धि। औसत बुद्धि से आपका कई बार क्वेश्चन बना है। एवरेज की बात करता है, यानी कि एवरेज लेवल की बात करता है। औसत बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा औसत बुद्धि वाले बालकों में। औसत बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा, तो 90 से 109 होगा, या 80 से 89 होगा, यानी कि 70 से 79 होगा, यानी कि 110 से 114 होगा। तो कितना होगा बुद्धि लब्धि स्तर। तो बुद्धि लब्धि एवरेज बच्चे में कितना होता है, तो 90 से 109 एवरेज बच्चों में स्तर होता है। कितना होता है, 90 से 109। ज़्यादातर सामान्य ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और बहुत ही कम होते हैं कि कम बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि मंद बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन लेवल लगभग ज़्यादा से ज़्यादा है, तो 90 से 109 है। कितना है, औसत की बात करता है तो 90 से 109 राइट आंसर है आपका। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं कि 140 प्लस होता है उनका बुद्धि का लेवल होता है, वह कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। कौन से, 140 से ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं, और 90 से 109 होते हैं, वह सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और इससे थोड़ा सा कम आ जाते हैं, यानी कि 80 से 89 की बात करता है, 80 से 89 की बात करता है, तो वह कैसे हो जाते हैं, मंद बुद्धि। कैसे हो जाते हैं, मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए और बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, कौन से हो जाते हैं, तो 50 से, यानी कि 50 से 59 वाले कैसे हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। ठीक, और 25 से नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि वाले होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आपको पता होना चाहिए एवरेज की। तो औसत वाले कैसे होते हैं, 90 से 109 होते हैं, और यह कैसे होते हैं, 80 से 89 वाले होते हैं। मंद बुद्धि वाले कैसे होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका 140 से प्लस होते हैं, वह कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कौन सा क्वेश्चन है कि तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बर्नन थे, थॉर्नडाइक थे, कैटल थे, या स्किनर थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है कि तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, कैटल थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैटल थे बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो हेगार्टी थे, या थॉर्नडाइक थे, हल थे, या स्किनर थे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। मैंने स्किनर वाली थ्योरी में आपको समझाया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसका नाम है। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट आपने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है, परीक्षण प्रशासन का है, परीक्षण वैधता का है, या परीक्षण निर्माण का है, या परीक्षण अंकन का है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, परीक्षण निर्माण का है। किसका है, परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन, ब्लूप्रिंट। दोबारा समझिए, ब्लूप्रिंट किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, तो यह परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में किसने दिया। यानी कि विकास की पूर्व संक्रियात अवस्था है, वह किसने दी थी। विकास की 4 अवस्थाएं हैं, तो किसने दी हैं, कोहलर ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने, या स्किनर ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पियाजे ने दी हैं।
विकास की 4 अवस्थाओं के विषय में बताया है पियाजे ने। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है आपकी संवेदी कामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। आप नोट करके लिख लेना कि पहली होती है संवेगात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। यानी कि पहली आती है जो जन्म 0 से 2 वर्ष होती है और दूसरी आती है 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर चौथी आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 11 से 15 वर्ष होती है। दोबारा से समझिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किसने दी है? तो जीन पियाजे ने दी है। इन्हीं के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं और विकासात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। 3 सिद्धांत के नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेदी कामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है और चौथी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष होती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने थ्योरी कराई है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका। वैसे क्योंकि MPPI का जो परीक्षण किया जाता है वह व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन पर सभी को समान अंक दिया है। इस पर स्टार लगा लेना कि MPPI वैसे परीक्षण होता है व्यक्तित्व के लिए, लेकिन सभी को इस पर समान अंक आयोग ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन। तो सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए मोटिवेट नहीं है, यानी कि उसका मन ही नहीं है, तो वह किसी कार्य को नहीं कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी कार्य को करने, उसी कार्य को जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की तत्परता ही क्या होती है? मोटिवेशन होती है। यानी कि किसी काम को करना, उसे जारी रखना क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शैशव काल का समय है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि शैशव काल का समय है, तो शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष। तो बहुत सारे बच्चे इस पे जन्म से 6 वर्ष लगा कर के आए थे, क्योंकि यह जन्म से 6 वर्ष अवस्था है। कौन सी? शैशवा अवस्था, यानी कि शैशवा अवस्था की बात करता है। तो यह जन्म से 6 वर्ष है, लेकिन इसमें पूछा है शैशव काल का समय है, तो जन्म से 2 वर्ष या 2 से 18 वर्ष या 15 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष कैसा समय है? शैशव काल का समय है। कैसा समय है? शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष। यहाँ तक बात क्लियर? जन्म से 2 वर्ष कैसा समय है? शैशव काल का समय है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए शैशवावस्था की बात करते हैं, तो 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 5 वर्ष होती है। 0 से 5 वर्ष क्या होती है? शैशवावस्था होती है। और शैशव काल होता है 0 से 2 वर्ष होता है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था। और किशोरावस्था की बात करते हैं तो 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। 0 से 2 वर्ष क्या होती है? शैशवावस्था होती है।
और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। 13 से 18 वर्ष क्या होती है, किशोरावस्था होती है। लेकिन शैशव काल होता है वह जन्म से 2 वर्ष होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। कोहलर किससे संबंधित हैं निम्न में से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर हैं वह किससे संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। कोहलर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें अधिगम का सिद्धांत दिया है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताए थे कि मैकडूगल वाले सिद्धांत से 2 क्वेश्चन बने थे, लेकिन इसमें आपको पता चल रहा होगा कि मैकडूगल वाले सिद्धांत से 3 क्वेश्चन बने हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन बने हैं। तो घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैकडूगल वाले में पूछा था कि मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके विषय में पूछा था कि यह किसकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वह किसकी हैं। तो उसमें राइट आंसर था मैकडूगल। और इसमें पूछा है, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है कि मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो उसमें बता दिया आपको 14 हैं। तो राइट आंसर लगा देना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, कितनी है, 14 हैं। मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैकडूगल वाले सिद्धांत से 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं सामने। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में मैंने सभी क्लासेस को कराया है। तो आप सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, नोट्स बनाइए। उनके नोट्स बनाने के साथ साथ आप उनका रिवीजन करते जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार दी गई हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान के प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। किसका परीक्षण की बात करते हैं, तो मानसिक उद्वेलन की बात करता है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ और समस्या समाधान। तो राइट आंसर बताना है इसका ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। मानसिक उद्वेलन के प्रतिमान के प्रयोग में यह शिक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो मैंने इस सिद्धांत को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने आपको बताया है कि लगभग 70% आपका सिद्धांतों से CDP में पूछा जाता है। लगभग 70% आपका सिद्धांतों से पूछा जाता है। तो आप CDP वाले जो मैंने बाल विकास शिक्षण विधि कराई हैं, आप उन सिद्धांतों को देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए समझते हैं, कुत्ता एक विषय था तो किसका था, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का या कोहलर का। किसका था, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो पावलोव ने किया था। कब किया था, यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के रहने वाले थे। पावलोव कहाँ के थे, रूस के रहने वाले थे। 1904 में इनको क्या मिला, एक नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर शोध किया था। किसने, कोहलर ने कुत्ते की पाचन क्रिया पर शोध किया था, पावलोव ने। यहाँ तक बात क्लियर। इन्होंने एस टाइप की थ्योरी दी थी। पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो एस टाइप की थ्योरी दी थी पावलोव ने। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए इनके सिद्धांत को, एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके सिद्धांत को हम अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलोव के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा गया है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह रूस के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत को हम अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनकी थ्योरी को हम एस टाइप की थ्योरी कहते हैं। एस टाइप थ्योरी कहते हैं इनकी
थ्योरी को। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? मौलिकता, नवनीता यानी कि नमनीयता, गलत हो गया है, नमनीयता नहीं है, नमनीयता, मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के, बुद्धि के या अभिप्रेरणा के? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिविटी है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाहता, यानी कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो की बात करता है। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, नमनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, और प्रवाह यानी कि फ्लो इसकी बात करता है, यानी कि इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो क्रिएटिविटी है। कौन सा है? क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ तक बात क्लियर? अगर इन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमने टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि यूपी टेट 23 जनवरी 2022 का हमने CDP इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यानी कि CDP वाले, यानी कि नेक्स्ट जो आपका निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसमें देखेंगे कि आपकी CDP के क्वेश्चंस कैसे आए थे, और उन्हें हम बहुत ही इसी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।